सुंदर, शानदार. And if we have to translate that, we have that is the winter in Saurashtra is beautiful, the summer, the whole of Gujarat is beautiful. The rains too are plentiful and fantastic when it rains, and in Kutch is always beautiful. ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जो एक अनोखे अद्वितीय बदलाव की ओर महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें गुजरात के उत्तरी इलाके यानी उत्तर क्षेत्र में पेयजल की पूर्ति के लिए मांडवी में डिसैलिनेशन प्लांट, भारत पाक सीमा के नजदीक विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और सफेद रण की इस धरती पर सफेद क्रांति की उठेगी लहर यानी कि अंजार में सरहद डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्लांट का शिलान्यास होगा। हम सभी के लिए बड़े ही गौरव और खुशी की बात है आज के इस शिलान्यास समारोह में जो प्रोजेक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी के ही स्वप्न थे, उसके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पधारे हैं। तो फिर से एक बार सरदय उनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले निवेदन करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी से, वे स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। तालियों के गर्जन के साथ हम सभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में साथ में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार सरदय स्वागत। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का भी हम स्वागत करने के लिए इच्छुक हैं। माननीय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, माननीय मंत्रीगण गुजरात सरकार श्री सौरभ भाई पटेल, श्री जवाहर भाई चावड़ा, श्री प्रदीप सिंह जडेजा, श्री वासन भाई आहिर कच्छे मंत्री श्री, माननीय सांसद महोदय श्री CR पाटिल एंड श्री विनोद L चावड़ा। आप सभी महानुभावों के साथ साथ कच्छ की जनता जनार्दन का भी स्वागत है जो सभी हमारे साथ जुड़ी हैं आज के इस अवसर पर। समग्र देश और राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्वरूप बनने वाले गुजरात के इन 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास समारोह में यहां पधारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और आप सभी महानुभावों का शब्दों से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री सौरभ भाई पटेल, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री गुजरात राज्य। समग्र मानव जाति को क्लाइमेट चेंज के खतरों से बचाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने में जिसने दुनिया का नेतृत्व किया है और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को रियलिटी बनाने की दिशा में जो निरंतर प्रयत्नशील है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, भाजपा गुजरात के अध्यक्ष और सांसद माननीय श्री CR पाटिल जी, मांडवी के डिसैलिनेशन प्लांट के आधारशिला स्थल पर उपस्थित गुजरात के वाटर सप्लाई मंत्री श्री कुंवर भाई बावड़िया जी, प्रवासन मंत्री श्री जवाहर भाई चावड़ा जी, गुजरात के गृह और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा जी, गुजरात के सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के कल्याण मंत्री श्री वासन भाई आहिर जी, सांसद श्री विनोद भाई चावड़ा जी, सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, देवी और सज्जनों, आज गुजरात की धरती पर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और डिसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखने के समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे प्रधानमंत्री भारत में 100 क्रांति के जन्मदाता है। उनकी दीर्घदृष्टि और साहस के बिना देश में बहुत कम समय में 36,000 मेगावाट से अधिक विशाल सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना संभव नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि वर्ष 2009 में पूरे देश में सौर ऊर्जा के विषय पर किलोवाट में बात की जाती थी और वो भी केवल सोलर स्ट्रीट लाइट जैसे उपकरणों के लिए। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पहली बार मेगावाट स्केल सोलर पॉलिसी को गुजरात में जारी किया था। यह ऐसा समय में था जब केंद्र सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा के बारे में सोचा भी नहीं था। उस समय उठाए गए दूरदर्शी कदमों के फलस्वरूप 2010 में गुजरात में 750 मेगावाट से अधिक की और क्षमता स्थापित की गई। माननीय मोदी जी के इस पहल ने भारत को दुनिया में सोलर हब के रूप में स्थापित किया है।
आपके इसी प्रयत्न की वजह से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कॉरपोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने देश में इस क्षेत्र में निवेश करना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की वजह से 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के 21वीं क्षेत्र में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शुभारंभ हुआ। So 5 years have passed and we are really proud that among all the G20 nations, India is one nation who has fulfilled his commitment under your leadership. उन दिनों आपने कच्छ की बंजर भूमि को ग्रीन एनर्जी जनरेशन हब में बदलने की कल्पना की थी। आपके वो सपना आज 73,000 हेक्टेयर में 30 गीगावाट ग्रीन एनर्जी पार्क के शिलान्यास से साकार होने जा रहा है। इस शुभ अवसर आपकी उपस्थिति हमारे लिए विशेष गौरव की बात है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ऊर्जा क्षेत्र का विकास होना बहुत जरूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल ने ऊर्जा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और विभिन्न पॉलिसी जारी की है, जैसे कि किसानों को खेती के लिए बिना वेटिंग के जब मांगो तब बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना, किसानों को खेती के लिए दिन में ही बिजली सप्लाई की किसान सूर्योदय योजना, विंड सोलर हाइब्रिड पावर पॉलिसी, राज्य में विभिन्न जगहों पे सोलर पार्क्स की स्थापना, अपने घर की छत पर सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली खुद के लिए इस्तेमाल करके सरप्लस बिजली बेचने की सुविधा वाली सूर्य गुजरात रूफटॉप स्कीम, एमएसएमई को सोलर पावर के उपयोग के लिए प्राधान्य, छोटे निवेशकों के लिए स्मॉल स्केल सोलर पावर प्लांट्स पॉलिसी जारी करना। आज कच्छ के मांडवी में स्थापित होने वाले डिसैलिनेशन प्लांट की भी आधारशिला रखी जा रही है। समावेशी विकास के लिए पानी का भी महत्व है। ये आपके प्रयासों के कारण ही है कि आज नर्मदा नदी का पानी पीने और सिंचाई के हेतु राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहा है। पीने के पानी के लिए नर्मदा नदी के पानी पर निर्भरता कम करने के हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में समुद्री पानी को पीने योग्य पानी में परिवर्तन करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित करने की पहल की है। दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और डिसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखने के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए मैं आपका और उपस्थित सभी व्यक्तियों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सदियों से विश्व के लिए आदर्श उदाहरण रूप है गुजरात राज्य। गुजरात की इस प्रगति के लिए हर एक मकाम को विजयी बनाने के लिए अपनी संवेदनशीलता से सदैव कर्तव्यनिष्ठ हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी। आइए तालियों से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य श्री विजय रूपाणी जी का उनके उद्बोधन के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के उनको मात करने के लिए पूरे देश में जिन्होंने नेतृत्व किया और 125 करोड़ भारतवासियों के हृदय में नेतृत्व कर रहे हमारे गुजरात के सपूत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय नितिन भाई पटेल, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सांसद माननीय CR पाटिल, मंत्री श्री सौरभ भाई पटेल, मंत्री श्री जवाहर भाई चावड़ा, मंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा, सांसद श्री विनोद चावड़ा जी, मांडवी में उपस्थित हमारे मंत्री कुंवर जी भाई और डेयरी के कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री श्री बचूभाई खाबड़, भाई और बहनों, आज का दिन भारत के देश की एकता और
अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है और पूरी गुजरात की जनता की ओर से उन्हें सादर नमन भी करता हूं। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की इस पावन धरती पर 6.5 करोड़ गुजरात वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का गुजरात की धरती पर स्वागत करता हूं। पर्यटन, उद्योग, व्यापार की इस धरती पर आप सबका भी स्वागत है। पिछले 1.5 दशक में कच्छ ने विकास की नई कहानी लिखी है। आज ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है कि जो कच्छ में मौजूद न हो। हमें वो दिन भी याद है जब कच्छ में भयानक भूकंप आया था। उस समय कच्छ ने भयंकर विनाश का सामना किया था और उस समय हर कोई यही सोच रहा था कि कच्छ कैसे उठ पाएगा, कच्छ का विकास किस प्रकार से हो पाएगा। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरंदेशी संकल्प शक्ति और परिश्रम के कारण आज कच्छ में हर सेक्टर की इंडस्ट्रीज आज मौजूद है और कच्छ का चौतरफ का विकास आज हो पाया है। प्रधानमंत्री जी, ये गुजरात के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके ही कर कमलों से आज 3 बड़े विकास प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और डीसैलिनेशन प्लांट कच्छ में बनने जा रहा है। साथ ही साथ सरहदी डेयरी के ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी शिलान्यास हो रहा है। आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है और उन्होंने संकल्प लिया है कि 2030 तक 450 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन भारत अकेला करेगा। मुझे इस बात का गर्व है कि अभी गुजरात ने 11,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता का ग्रीन एनर्जी को हासिल किया है और हमने लक्ष्य बनाया है कि 2022 तक 30,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन गुजरात अकेला करेगा और इसमें विंड और सोलर एनर्जी दोनों का समावेश है। गुजरात में हमने सोलर रूफटॉप योजना के माध्यम से 800 मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन गुजरात ने किया है। देश की सबसे पहली सोलर पॉलिसी के साथ साथ हमने सूर्य गुजरात योजना को भी शुरू किया है। हमने चारण का सोलर पार्क की क्षमता को भी काफी बढ़ाया है। धोलेरा में भी गुजरात 1000 मेगावाट का सोलर पार्क बना रहा है और साथ ही साथ 700 मेगावाट का राधा नेसड़ा पार्क का भी शिलान्यास किया जा चुका है। इस तरह से गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देश में एक विशेष स्थान बना पाया है। मांडवी में बनने जा रहा डीसैलिनेशन प्लांट से हर दिन 10 करोड़ लीटर समुद्र का खारा पानी को हम पीने का पानी उसे योग्य बनाएंगे। मांडवी के साथ हम दहेज में 10 करोड़ लीटर, द्वारका में और घोघा भावनगर डिस्ट्रिक्ट में 7-7 करोड़ लीटर का और गिर सोमनाथ में 3 करोड़ लीटर का क्षमता वाले डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। जब ये सभी प्रोजेक्ट पूरे होंगे तब हर दिन 37 करोड़ लीटर समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाने में हम सफल होंगे। इससे गुजरात में पीने का पानी की उपलब्धता और बेहतरीन हो जाएगी। लोग ऐसा मानते थे कि डीसैलिनेशन प्लांट लगाना इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, लेकिन हमने इस धारणा को भी गलत साबित किया है। साथियों, पानी की सुरक्षा को लेकर गुजरात की यह यात्रा
आज शुरू नहीं हुई, बल्कि इसके मूल में जब हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब उनका पुरुषार्थ है। गुजरात को जल समृद्ध बनाने में उन्होंने कई भगीरथ कार्य को शुरू किया था और जिससे हमें आज भी उसी समर्पण भाव से उसे आगे बढ़ा रहे हैं। नदियों को आपस में जोड़ने की बात हो, सौनी योजना का नेटवर्क हो, सरदार पटेल बांध को पूरा करने की बात हो, या फिर नर्मदा आधारित वाटर ग्रिड तैयार करने की बात हो, प्रधानमंत्री जी की दूरंदेशी का पूरा लाभ आज गुजरात को मिल रहा है। आज हम सुजलाम सुफलाम जल अभियान के माध्यम से वर्षा जल के संचय का काम कर रहे हैं। साथ ही वेस्ट वाटर ट्रीट करते हुए रीयूज करने का भी हम आगे बढ़ रहे हैं और अब डिसैलिनेशन प्लांट जैसे इनोवेशन को अपना रहे हैं। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जहां 30% एरिया में 70% बारिश होती है और 70% एरिया में 30% बारिश होती है। इसलिए गुजरात के लिए जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हमें 80% गुजरात में नल का पानी पहुंचा दिया है और इस तरह हर घर जल योजना में गुजरात काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आज ये बात गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में हमने 4,600 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई के कार्य को भी शुरू किया है और इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में लगभग 9 लाख घरों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई है और हर महीने में 1 लाख घर नल से जल प्राप्त हो, ऐसी हमने लक्ष्यांक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को बनाया है 2024 तक देश के हर घर में नल का पानी पहुंचे। गुजरात हर घर जल का अभियान ने 2022 तक पूरे करने का संकल्प गुजरात ने किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि कोविड के समय में गुजरात के विकास को रुकने नहीं दिया है। पिछले 5 महीने में लगभग 20,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य को शुरू किया है और कोविड के कारण पूरे विश्व में मंदी का असर देखा जा रहा है, लेकिन भारत में दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है और देश में एफडीआई में 15% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा कहते हैं कि गुजरात भारत का ग्रोथ इंजन है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से गुजरात को हमेशा देश के ग्रोथ इंजन बनाए रखेंगे। कोविड से पहले देश में आए इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में गुजरात 51% के साथ सबसे आगे रहा है। वही कोविड के दौरान भी पिछले 6 महीने में 1.25 लाख करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात ने हासिल किया है और इस मामले में गुजरात देश के बाकी राज्यों से बहुत आगे है। गुजरात का सामाजिक आर्थिक विकास करना ही मेरी और मेरी पूरी टीम का लक्ष्य है। गुजरात सरकार और सभी हमारे गुजरात वासियों इस तरह के काम कर रहे हैं कि न्यू इंडिया के आपके सपने को, आत्मनिर्भर भारत के आपके सपने को पूरा करने के लिए रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम इसी तरह साथ मिलकर आपके विकास के सपनों को जरूर पूरा करेंगे। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके महत्वाकांक्षी उद्बोधन के लिए। और अब आज के समारोह के मुख्य उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जिंदगी के अस्तित्व का पर्याय है पानी। ग्लोबल वार्मिंग के इस समय में सबसे बड़ा खतरा मानव जाति पर पेयजल से है। ऐसी चुनौतियों को सुलझाने के लिए गुजरात सरकार ने राज्य में हर व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लिया है। भूगर्भ जल के बदले भूतल जल पर निर्भरता बढ़ाने के हेतु स्टेट वाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ग्रिड जैसा व्यापक और बुनियादी ढांचा प्रतिमान बदलाव साबित हुआ, जिसके चलते राज्य में जल संरक्षण के लिए सरकार ने 5 डिसैलिनेशन प्लांट की स्थापना का निर्णय किया, जिसमें मांडवी कच्छ में 100 MLD प्लांट की क्षमता यानी कि 10 करोड़ लीटर पानी की क्षमता जिसकी होगी, वैसा है ये डिसैलिनेशन प्लांट।
जो एक सातत्यपूर्ण कदम है गुजरात सरकार का, जिसके शिलान्यास के लिए विनम्रतापूर्वक विनती करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वे शिलान्यास करवाएं मांडवी में स्थित डिसैलिनेशन प्लांट का। जोरदार तालियों से हम सभी भी सहभागी बनेंगे आज के इस क्षण में। डिसैलिनेशन प्लांट गुजरात के उत्तरी इलाके में पेयजल की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मांडवी डिसैलिनेशन प्लांट का। कच्छ मांडवी में रहने वाले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयां, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए मांडवी जहां पर ये प्लांट डाला जाएगा वहां पर जनता जनार्दन और पानी पुरवठा मंत्री श्री उपस्थित हैं। हम देख रहे हैं वहां से ये जीवन प्रसारण, काफी लोग वहां पर हमारे साथ जुड़े हैं। और आइए अब ज्यादा जानकारी लेते हैं डिसैलिनेशन प्लांट के बारे में इस फिल्म के जरिए। ये है गुजरात और ये है गुजरात का कच्छ। क्या इसे देखकर कोई सोच सकता है कि कभी यहां पर पानी की किल्लत रही होगी? गांव और शहरों में टैंकरों से पानी पहुंचता होगा। पानी के रिसोर्सेज मात्र 20% हिस्सों में थे। कभी यहां नागरिक हर 2-3 साल में सूखे की मार झेलते थे और कच्छवासी हजारों की संख्या में महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर पलायन करने को मजबूर थे। और ये बदलाव आया वर्तमान प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन से, जिन्होंने 2001 में गुजरात की बागडोर संभालते ही जल क्रांति की शुरुआत कर सालों से अटके सरदार सरोवर बांध का काम फास्ट ट्रैक कर दिया। कैनाल नेटवर्क और ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड की नींव रख गुजरात को पानी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। साल था 2002 जब वाटर ग्रिड और फिर 2003 में मालिया से कच्छ तक नर्मदा पाइपलाइन का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसमें अब तक 3000 किलोमीटर से अधिक बल्क पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। यही नहीं, सिर्फ कच्छ में ही 462 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 21 जलापूर्ति योजनाएं जोड़ी जा चुकी हैं। लेकिन अभी भी कई इलाकों में बूंदों की दस्तक बाकी थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अपना लक्ष्य बनाया और 18,500 करोड़ की सौनी योजना के 3 चरणों से 115 से अधिक बांधों को नर्मदा के पानी से भरने का आयोजन हुआ। इस बार विजय भाई रूपाणी और नितिन भाई पटेल के सशक्त नेतृत्व में लक्ष्य रखा गया वाटर सिक्योरिटी बढ़ाने और नर्मदा के साथ पानी के अन्य वैकल्पिक स्रोत विकसित करने का, जिसे साकार करने के लिए गुजरात सरकार देश की सबसे बड़ी कोस्टलाइन से मिलने वाले खारे पानी को मीठा बनाएगी और साथ ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में पीने का पानी और उद्योगों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए स्थापित होंगे 5 डिसैलिनेशन प्लांट्स, जिसमें औद्योगिक प्रगति के लिए दहेज में 100 mld क्षमता वाले अत्याधुनिक प्लांट, देवभूमि द्वारका के गांगहुई गांव के पास 70 mld, भावनगर में घोघा के पास 70 mld, गिर सोमनाथ में वडोदरा झाला गांव के पास 30 mld क्षमता वाले अत्याधुनिक प्लांट्स का निर्माण होगा। मांडवी सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट 100 mld का ये प्लांट होगा अत्याधुनिक। हर रोज 10 करोड़ लीटर मीठा पानी मांडवी, मुद्रा, नखत्राणा, अबडासा और लखपत के 8 लाख लोगों तक पाइपलाइनों द्वारा पहुंचाया जाएगा। साथ ही भजाऊ, रापर, अंजार और भूज के लोगों को मिलेगा नर्मदा का अतिरिक्त पानी। मांडवी सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पीपीपी मॉडल द्वारा 2 साल में लगभग 800 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। जब ये सभी प्लांट्स हो जाएंगे पूरी तरह तैयार, तब खारे पानी के खारेपन को निचोड़कर मीठा पानी लाखों घरों तक पहुंचेगा और नए उद्योग धंधों की रफ्तार बढ़ जाएगी कई गुना। मांडवी सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद। कच्छ के इस रण प्रदेश में बहेगी मीठे जल की धारा। आपत्ति को अवसर में बदलना गुजरात की धरती और हर गुजराती की विशेषता है। इसी तरह से निर्जनता में सर्जनता लाना यहाँ की खूबी है। हम बात करने जा रहे हैं 73,000 हेक्टेयर में फैली एक ऐसी बंजर जमीन की
जो शक्ति का स्रोत बनेगी और विशेष प्रयोजन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही विजन है, और यह है विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। भारत के बॉर्डर पर यह पार्क प्रस्थापित होगा। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जिसमें होगी 30,000 मेगावाट एनर्जी की क्षमता, सोलर तथा विंड एनर्जी उत्पादित करने की ताकत, जिसमें बढ़ावा होगा रोजगारी में, और 1,50,000 करोड़ का जिसमें होगा निवेश। भारत पाकिस्तान सीमा पर 1 से 6 किलोमीटर के जोन में हमारी सर्जनता के प्रतीक होंगी विशाल विंड मिल्स। गुजरात के जरिए भारत के विकास के लक्ष्य को आगे ले जाने वाला ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही स्वप्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी से सरदर निवेदन करते हैं, आप इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का शिलान्यास करवाएं। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, एक ऐतिहासिक क्षण पूरे कच्छ के साथ साथ गुजरात के लिए। भारत पाक सीमा पर हमारी सुरक्षा की भी साक्षी बनेंगे ये विशाल विंड मिल्स। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया ब्रिज के आगे धर्मशाला में जहां ये पार्क बनेगा, वहां पर काफी लोग उपस्थित हैं और सहभागी बने हैं इस अमूल्य क्षण में हमारे साथ इस जीवंत प्रसारण के जरिए। और अब जानते हैं विश्व के सबसे बड़े हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के बारे में इस फिल्म के द्वारा। हमारे लिए अविरत ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य उपासना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत की इस ताकत और सभ्यता को विश्व के मंच पर रखा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा लक्ष्य है 450 गीगावाट। बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये भी समय से पहले पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को साकार करना है पूरे देश की जिम्मेदारी, और इस अक्षय ऊर्जा क्रांति की अगुवाई करने जा रहा है गुजरात, जिसके लिए कड़ा परिश्रम कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गुजरात को सोलर ऊर्जा में सक्षम बनाने के लिए 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का शिलान्यास चारणका में किया था। उन्हीं के नेतृत्व में देश की सबसे पहली सोलर पॉलिसी भी क्रियान्वित की है गुजरात ने, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने चारणका सोलर पार्क की क्षमता को 730 मेगावाट तक बढ़ाया है, और 2018 में 1000 मेगावाट के धोलेरा और उसके बाद 700 मेगावाट के राघा नेसडा पार्क का शिलान्यास भी किया है। पर इतने से रुक जाए वो गुजरात कहां? आज गुजरात है तैयार रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में एक और बड़ी छलांग लगाने को। गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, लक्ष्य भारत का, ऊर्जा गुजरात की। 73,000 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला 30 गीगावाट की विराट क्षमता के साथ ये पार्क होगा विश्व का सबसे बड़ा और यूनिक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो बनेगा भारत पाकिस्तान सीमा पर कच्छ में, जिसमें कुल निवेश होगा लगभग 1,50,000 करोड़ रुपयों का, जहां पर सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट से ऊर्जा पैदा होगी। साथ ही यहां होगा संग्रहित ऊर्जा का प्रयोग भी। ये पार्क कच्छ की सूखी बंजर जमीन पर आकार लेगा, जिससे रेगिस्तान की बिन उपजाऊ जमीन का सार्थक उपयोग होगा। एक ही जगह पर ऊर्जा पैदा होने से ट्रांसमिशन व्यवस्था का महत्तम उपयोग होगा, और कच्छ में भारी मात्रा में रोजगार का सृजन भी होगा। यहां से पैदा होने वाली ऊर्जा न सिर्फ गुजरात के लिए उपयोग में आएगी, बल्कि इस ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में दिया जाएगा। 2030 तक गुजरात देश की अक्षय ऊर्जा में अपना योगदान 65.5 गीगावाट तक बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तय लक्ष्य की ओर ये है भारत माता के चरणों में गुजरात की सुनहरी भेंट।
गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास। लक्ष्य भारत का, ऊर्जा गुजरात की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे एक ऐसे प्रकल्प की जो पूरे कच्छ अंजार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्हीं के मार्गदर्शन और प्रेरणा से कच्छ जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ की रचना की गई थी। उस समय सिर्फ एक दूध मंडली से शुरू हुआ ये संघ आज 700 से भी ज्यादा मंडलियों के साथ प्रतिदिन करीब 5 लाख लीटर दूध पूरे कच्छ जिले में से इकट्ठा कर रहा है। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति के लिए भी तैयार कच्छ के इस अंजार में इस संघ के द्वारा 129 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला ये प्लांट जो रोजाना 2 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर सकेगा, जिसकी क्षमता में प्रतिदिन 4 लाख लीटर तक का भी विस्तरण किया जाएगा। और दूध संघ के इस प्रयासों से कच्छ जिले के पशुपालकों के जीवन में भी सुधार आएगा। इतने अभूतपूर्व प्रकल्प यानी कि सरहद डेयरी के इस पैकेजिंग प्लांट का शिलान्यास करने के लिए सरदय निवेदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। सफेद रंग का ये प्रदेश जहां होगी सफेद क्रांति, एक बहुत ही विशिष्ट प्लांट। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजार जहां पर ये प्लांट बनेगा वहां से काफी सारे लोग, काफी सारे प्रजाजन और सरहद डेयरी के पशुपालक हमारे साथ यहां जुड़े हैं और वो दे रहे हैं शुभकामनाएं और आभार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। और अब प्रस्तुत है फिल्म इस प्लांट की विशिष्ट जानकारी के लिए। गुजरात वही धरती है जहां से देश की श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक समय के इस सूखे प्रदेश कच्छ में हमारे प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा का पानी पहुंचाया। तभी से इस प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हुई। इस बदलाव में एक मील का पत्थर था दूध संघ, जिसकी स्थापना साल 2009 में हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुई थी। सिर्फ 14 सहकारी मंडलियों और रोजाना 1400 लीटर दूध के संग्रह से शुरू हुआ ये दूध संघ आज 680 मंडलियों का समूह है, जिसके साथ जुड़े हैं 70,000 से अधिक पशुपालक और जिनकी रोजाना 4.5 लाख लीटर से भी अधिक दूध उत्पादन की क्षमता है। 125 महिला मंडलियां तथा 10,000 महिला पशुपालक सभासद आज गर्व से देश के सामने आत्मनिर्भर होकर खड़ी हैं। इन मंडलियों ने 3 वर्ष में ही 20 करोड़ रुपए की लागत से कच्छ के अंजार तालुका के चंद्राणी गांव के पास सरहद डेयरी का विस्तरण किया। इसके साथ ही देश के पहले ऊंट के दूध के प्रोसेसिंग प्लांट की भी शुरुआत की। यह इस देश के पशुपालकों की ताकत ही है कि आज ये डेयरी 129 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से विस्तृत होने जा रही है। इस प्लांट की क्षमता होगी 2 लाख लीटर, जिसे आगे बढ़ाकर 4 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा, जहां पर चिलिंग और मिल्क क्रीम का प्रोसेसिंग और पैकिंग होगा। छाछ, खीर, रबड़ी और दही जैसे प्रोडक्ट्स का भी उत्पादन होगा। इस डेयरी के सभी प्रोडक्ट्स अमूल ब्रांड के द्वारा बेचे जाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस प्लांट से इस क्षेत्र के पशुपालकों की आय तो बढ़ेगी, इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी की उपस्थिति में इस नए प्लांट का आज बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व को रोशन करने वाले सूर्यदेव को भी चंद क्षणों के लिए ही सही पर छोटे से अंधेरे का सामना करना पड़ता है, पर ये अंधेरे
अंधेरे का नहीं, सूर्य देव की लीला है। इसी तरह से देश पर आने वाली कैसी भी कुदरती या मानव सर्जित विषमताओं में भी अपने दृढ़ मनोबल, संकल्प शक्ति और प्रचंड देश प्रेम की निष्ठा जिनके सीने में सदैव प्रज्वलित हैं, वे हैं हमारे भारत के सुनहरे व उज्जवल भविष्य के पथ प्रदर्शक। पूरा विश्व जिनके व्यक्तित्व से प्रेरित और प्रभावित हैं, वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, की आयो कच्छी माड़ुओ, शी केड़ो आए, शियारो अने कोरोना बोय में ध्यान रखजा। आज कच्छ अची मुके बेवड़ी खुशी थई रही है। बेवड़ी एटले आए कि कच्छड़ो मुझे दिल जे बोरो आए। ब्यो एतरे कि आज कच्छ गुजरात न पण देश जी ओळख में पण हकड़ो तारो जोड़े लाए मैंने तो। साथियों, आज गुजरात और देश के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि भी है। मां नर्मदा के जल से गुजरात का कायाकल्प करने का सपना देखने वाले सरदार साहब का सपना तेजी से पूरा हो रहा है। केवड़िया में उनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हमें दिन रात एकजुट होकर देश के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। सरदार साहब का स्मरण करते हुए हमें इसी तरह देश और गुजरात का गौरव बढ़ाते ही रहना है। साथियों, आज कच्छ में भी नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सोचिए, हमारे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, और ये कितना बड़ा है? जितना बड़ा सिंगापुर देश है, बहरीन देश है, लगभग उतने बड़े क्षेत्र में कच्छ का ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है। अब आपको अंदाज आता होगा कि कितना विशाल होने वाला है। 70,000 हेक्टेयर, यानी भारत के बड़े बड़े शहरों से भी बड़ा ये कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ये जब सुनते हैं ना, ये शब्द कान में पड़ते हैं, ये सुनकर कितना अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है कच्छ वालों को? मन कितना गर्व से भर जाता है। साथियों, आज कच्छ ने न्यू एज टेक्नोलॉजी और न्यू एज इकोनॉमी
दोनों ही दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हो, मांडवी में डिसैलिनेशन प्लांट हो और अंजार में सरहद डेयरी के नए ऑटोमेटिक प्लांट का शिलान्यास, तीनों ही कच्छ की विकास यात्रा में नए आयाम लिखने वाले हैं। और इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के मेरे किसान भाइयों बहनों को, पशुपालक भाइयों बहनों को, यहां के सामान्य नागरिकों को और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को होने वाला है। साथियों, मैं जब कच्छ के विकास की बात करता हूं तो मन में बहुत सारी पुरानी सारी यादें, सारी तस्वीरें एक साथ आने लगती हैं। एक समय कहा जाता था कच्छ इतनी दूर है, विकास का नामो निशान नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली, पानी, सड़क चुनौती का एक प्रकार से दूसरा नाम ही ये था। सरकार में भी ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी को पनिशमेंट पोस्टिंग देना है तो कच्छ में भेज दो, और लोग भी कहते हैं मुझे तो काला पानी की सजा हो गई। आज स्थिति ऐसी है कि लोग सिफारिश करते हैं मुझे कुछ समय कच्छ में मौका मिल जाए काम करने का। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि इस क्षेत्र में विकास कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हालत में कच्छ में भूकंप की त्रासदी भी आई। जो भी बचा खुचा था भूकंप ने वो भी तबाह कर दिया था। लेकिन एक तरफ माता आशापुरा देवी और कोटेश्वर महादेव का आशीर्वाद, तो दूसरी तरफ कच्छ के मेरे खमीरवंत लोगों का हौसला, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति। सिर्फ कुछ ही वर्षों में इस इलाके के लोगों ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कच्छ के लोगों ने निराशा को आशा में बदला। मैं समझता हूं यही तो माता आशापुरा देवी के आशीर्वाद है। यहां निराशा का नाम नहीं, आशा ही आशा होती है। भूकंप में उनके घर भूकंप ने भले उनके घर गिरा दिए थे, लेकिन इतना बड़ा भूकंप भी कच्छ के लोगों के मनोबल को नहीं गिरा पाया था। कच्छ के मेरे भाई बहन फिर खड़े हुए और आज देखिए इस क्षेत्र को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया है। साथियों, आज कच्छ की पहचान बदल गई है। आज कच्छ की शान और तेजी से बढ़ रही है। आज कच्छ देश के तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में से एक अहम क्षेत्र बन गया है। यहां की कनेक्टिविटी दिनों दिन बेहतर हो रही है। इस सीमावर्ती इलाके में लगातार पलायन, और पहले तो जनसंख्या का हिसाब देख लीजिए, माइनस ग्रोथ होता था, और जगह पे जनसंख्या बढ़ती थी, यहां कम होती थी क्योंकि लोग चले जाते थे, और ज्यादातर सीमावर्ती इलाके से लोग पलायन कर जाते थे, और उसके कारण सुरक्षा के लिए भी मुश्किल पैदा होना बहुत स्वाभाविक था। अब जब पलायन रुका है तो जो गांव कभी खाली हो रहे थे उनमें रहने के लिए लोग वापिस आते जा रहे हैं।
इसका बहुत बड़ा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ा है। साथियों, जो कच्छ कभी वीरान रहता था, वही कच्छ देश और दुनिया के पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बन रहा है। कोरोना ने जरूर मुश्किलें खड़ी की हैं, लेकिन कच्छ का सफेद रण, कच्छ का रणोत्सव पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। एवरेज औसतन 4 से 5 लाख टूरिस्ट रणोत्सव के दौरान यहां आते हैं। सफेद रेगिस्तान और नीले आसमान का आनंद उठाते हैं। इस तरह के बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कच्छ के स्थानीय सामानों की इतनी बड़े पैमाने पर बिक्री, यहां पारंपरिक खान पान की लोकप्रियता एक जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज मुझे कई मेरे पुराने जान पहचान वालों से गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिल गया, तो ऐसे ही मुझे बता रहे थे, बोले अब तो हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलना सीखे। मैंने कहा कैसे? बोले अब तो हम होम स्टे करते हैं, हमने घरों की रचना की है, तो होम स्टे के लिए लोग रहते हैं, तो हमारे बच्चे भी बोलते बोलते बहुत कुछ सीख गए हैं। कच्छ ने पूरे देश को दिखाया है कि अपने संसाधनों पर, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए किस तरह आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जा सकता है। मैं दुनिया के डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स, इससे जुड़े लोगों से कहूंगा कि भूकंप के बाद जिस तरह कच्छ का चौतरफ विकास हुआ है, मुझे लगता है कि केस स्टडी है, उसकी स्टडी की जानी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और ये किस प्रकार से मॉडल काम कर रहा है। इतने बड़े भयंकर भूकंप हादसे के 2 दशक के अंदर अंदर इतना बड़ा सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में, और वो भी जहां ज्यादातर भूमि सिर्फ रेगिस्तान है, ये अध्ययन का विषय है। साथियों, मैं हमेशा मानता हूं कि ईश्वर ने मुझ पर कई कृपा रही है, और ईश्वर की कृपा का ही कारण होगा शायद कि मुझे भी उस भूकंप के समय विशेष रूप से कच्छ के लोगों की सेवा करने का ईश्वर ने अवसर दिया। इसे संयोग ही कहेंगे कि भूकंप के अगले साल बाद जब राज्य में चुनाव हुए, तो जिस दिन नतीजे आए वो तारीख भी 15 दिसंबर थी, और आज 15 दिसंबर है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने बड़े भूकंप के बाद यहां पर हमारी पार्टी को लोग आशीर्वाद देंगे। बड़ी नकारात्मक चर्चा चल रही थी, लेकिन उस चुनाव में जब 15 दिसंबर को रिजल्ट आया तो देखा कच्छ ने जो प्यार बरसाया, जो आशीर्वाद दिए, वो आज भी उसी परंपरा चल रही है। आज भी देखिए आपके आशीर्वाद। वैसे साथियों, आज 15 दिसंबर की तारीख के साथ एक और संयोग जुड़ा हुआ है। शायद कई लोगों के लिए जानकारी सुखद आश्चर्य होगा। देखिए, हमारे पूर्वज भी कितनी लंबी सोच रखते थे, कितने दूर का सोचते थे। आजकल कभी कभी नई पीढ़ी की सोच वाले लोग पुराना सब निकम्मा है, बेकार, ऐसी बातें करते हैं ना। मैं एक घटना सुनाता हूं। आज से
118 साल पहले, 118 साल कोई कम समय नहीं होता है। आज से 118 साल पहले आज ही के दिन 15 दिसंबर को ही 118 साल पहले 15 दिसंबर को अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया था उस जमाने में। और इस एग्जीबिशन का मुख्य आकर्षण क्या था? उसका आकर्षण था भानु ताप यंत्र। भानु यानी सूर्य, यानी 118 साल पहले यहां के हमारे एंटरप्रेन्योर्स की सोच देखिए। भानु ताप यंत्र यानी सूर्य ताप यंत्र, ये सबसे बड़े आकर्षण का कारण था। यानी भानु ताप यंत्र यानी सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र, और एक तरह से वो सोलार कुकर की तरह उन्होंने विकसित किया था 118 साल पहले। आज 118 साल बाद, आज 15 दिसंबर को ही सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन ऊर्जा दोनों से करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सोचिए, रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमि का सदुपयोग होगा। सीमा के साथ पवन चक्कियां लगने से सीमा सुरक्षित भी और अधिक बेहतर होगी। आम लोगों का बिजली का बिल कम करने के लिए जिस लक्ष्य को लेकर के देश चल रहा है, उसे भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, इससे प्रदूषण कम होगा, हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में जो बिजली बनेगी वो प्रति वर्ष 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड, 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उसको रोकने में मदद करेगी। और ये जो काम होने वाला है, अगर उसको पर्यावरण के हिसाब से देखना है तो ये काम करीब करीब 9 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। 9 करोड़ पेड़। ये एनर्जी पार्क भारत में पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ कच्छ के मेरे युवाओं को होगा। साथियों, एक समय था जब गुजरात के लोगों की मांग होती थी कि कम से कम रात में खाना खाते समय तो कुछ देर बिजली मिल जाए, यही मांग होती थी। जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, जहां भी जाता था लोग यही मांग करते थे। आज गुजरात देश के उन राज्यों में से एक है जहां शहर हो या गांव 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की जाती है। आज जो 20 साल का नौजवान होगा, उसे पता नहीं होगा कि पहले क्या हालत थी। उसे तो अंदाज भी नहीं आएगा कि इतना बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव गुजरात के लोगों के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। अब तो किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना के तहत
अलग से पूरा नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। किसानों को रात में सिंचाई की मजबूरी ना हो, इसके लिए विशेष लाइनें बिछाई जा रही है। भाई और बहनों, गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने नहरों तक पर सोलर पैनल लगा दिए और जिसकी चर्चा विदेशों तक में हुई। मुझे याद है जब गुजरात ने सोलर पावर को बढ़ावा देना शुरू किया तो ये भी बात आई थी कि इतनी महंगी बिजली का क्या करेंगे, क्योंकि जब गुजरात ने इतना बड़ा कदम उठाया था तब सोलर पावर, उससे जो बिजली थी वो 16-17 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलने की बात थी। एक यूनिट 16-17। लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए गुजरात ने इस पर काम जारी रखा। आज वही बिजली गुजरात ही नहीं, पूरे देश में 2 रुपये 3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है। गुजरात ने तब जो काम किया था उसके तब के अनुभव आज देश को दिशा दिखा रहे हैं। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है, दुनिया की। हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा दोस्तों। बीते 6 साल में हमारी सौर ऊर्जा, उसकी हमारी क्षमता 16 गुना बढ़ गई है। हाल में एक क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट रैंकिंग आई है। इस क्लीन इन्वेस्टमेंट एनर्जी रैंकिंग जो है 104 देशों का मूल्यांकन हुआ और नतीजा ये निकला है कि दुनिया के 104 देशों में पहले 3 में भारत ने अपनी जगह बना ली है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में अब भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है, नेतृत्व कर रहा है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए जिस तरह एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, उसी तरह वाटर सिक्योरिटी भी महत्वपूर्ण है। और मेरा शुरू से कमिटमेंट रहा है कि पानी की कमी की वजह से न लोगों का विकास रुकना चाहिए और न ही किसी क्षेत्र का विकास रुकना चाहिए। पानी को लेकर भी गुजरात ने जो काम किया है वो आज देश के लिए दिशा दर्शक बना है। एक समय था जब कच्छ में मां नर्मदा का पानी पहुंचाने की बात की जाती थी तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। वो यही कहते थे तो राजनीतिक बातें हैं, होने वाला कुछ नहीं है। कभी कभी लोग कहते थे 600-700 किलोमीटर दूर मां नर्मदा, वहां से पानी यहां कैसे पहुंच सकता है? ये कभी भी नहीं होगा। आज कच्छ में नर्मदा का पानी भी पहुंच रहा है और मां नर्मदा का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कच्छ का किसान हो या सरहद पर खड़ा जवान, दोनों के लोगों के पानी की चिंता दूर हुई है। यहां के लोगों की विशेष प्रशंसा करूंगा जिन्होंने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदल दिया। गांव गांव में लोग आगे आए, पानी समितियां बनी, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला, चेक डैम्स बनाए, पानी की टंकियां बनाई, नहरें बनाने में मदद की। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब नर्मदा का पानी यहां पहुंचा था। वो दिन मुझे बराबर याद था। जिस दिन मां नर्मदा का पानी पहुंचा, शायद दुनिया में कहीं पर भी कच्छी होगा, दुनिया में
कच्छ के दूर सुदूर रहने वाला कोई कच्छी होगा। जब नर्मदा मां यहां कच्छ की धरती पर पहुंची थी, हर किसी की आंख में हर्ष के आंसू बह रहे थे। वो दृश्य मैंने देखा था। पानी क्या है, ये कच्छ के लोग जितना समझ सकते हैं, शायद कोई समझ सकता है। गुजरात में पानी के लिए जो विशेष ग्रिड बनाए गए, नहरों का जाल बिछाया गया, उसका लाभ अब करोड़ों लोगों को हो रहा है। यहां के लोगों के प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन का भी आधार बने हैं। देश में हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। सिर्फ 1.25 साल के भीतर इस अभियान के तहत करीब करीब 3 करोड़ घरों तक पानी का पाइप पहुंचाया गया है। यहां गुजरात में भी 80% से अधिक घरों में नल से जल की सुविधा पहुंच चुकी है। मुझे बताया गया है कि अगले कुछ समय में ही गुजरात के हर जिले में पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। भाइयों और बहनों, पानी को घरों तक पहुंचाने के साथ साथ पानी के नए स्रोत बनाना भी बहुत जरूरी है। इसी लक्ष्य के साथ ही समंदर के खारे पानी को शुद्ध करके इस्तेमाल करने की व्यापक योजना पर भी काम हो रहा है। मांडवी में तैयार होने वाला डिसैलिनेशन प्लांट, नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा। पानी सफाई का ये प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो इससे मांडवी के अलावा मुंद्रा, नखत्राना, लखपत और अबड़ासा के लाखों परिवारों को इसका लाभ होगा। इस प्लांट से इन क्षेत्र के करीब 8 लाख लोगों को रोज टोटल मिलाकर के 10 करोड़ लीटर साफ पानी की सप्लाई हो सकेगी। एक और लाभ ये होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहां आ रहा नर्मदा का पानी, उसका भी हम ज्यादा अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। ये पानी कच्छ के अन्य तालुका जैसे रापर, भचाऊ, गांधीधाम और अंजार को सुचारू रूप से मिल सकेगा। साथियों, कच्छ के अलावा दहेज, द्वारिका, घोघा, भावनगर, गिर सोमनाथ, वहां पर भी ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले में शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि समंदर किनारे बसे दूसरे राज्यों को भी मांडवी का ये प्लांट नई प्रेरणा देगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा। भाइयों और बहनों, समय और जरूरत के साथ बदलाव करना, यही कच्छ की, गुजरात की ताकत है। आज गुजरात के किसान, यहां के पशुपालक, यहां के हमारे मछुआरे साथी पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। इसका एक कारण यह भी है कि यहां खेती की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा गया, फसलों की विविधता पर फोकस किया गया। कच्छ सहित गुजरात में किसान ज्यादा डिमांड और ज्यादा कीमत वाली फसलें उसकी तरफ मुड़ गए और आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब यही हमारे कच्छ में से देखिए, यहां के खेत उत्पादन विदेशों में एक्सपोर्ट हो, क्या किसी ने कभी सोचा था? आज हो रहे हैं। यहां खजूर, यहां कमलम, ड्रैगन फ्रूट, उस उत्पादों को खेती ज्यादा होने लगी है। सिर्फ 1.5 दशक में
गुजरात में कृषि उत्पादन में 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भाई और बहनों, गुजरात में कृषि सेक्टर मजबूत होने का एक और बड़ा कारण ये रहा है कि यहां बाकी उद्योगों की तरह ही खेती से जुड़े व्यापार में भी सरकार टांगनी अड़ाती है, दखल बखल नहीं करती है। सरकार अपनी दखल बहुत सीमित रखती है, खुला छोड़ दिया है। आज हम देखते हैं कि डेयरी और फिशरीज, इससे जुड़े 2 सेक्टर ऐसे हैं जो देश में सबसे तेजी से विकास हो रहा है। बहुत कम लोगों ने इसका स्टडी किया है, बहुत कम लोग इसको लिखते हैं। गुजरात में भी दूध आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से पाबंदियां कम से कम रही। सरकार जरूरी सहूलियत देती है, बाकी का काम या तो कोऑपरेटिव सेक्टर वाले करते हैं या तो हमारे किसान भाई बहन करते हैं। अब आज अंजार की सरहद डेयरी भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। मुझे याद है जब मैं कच्छ में डेयरी होनी चाहिए इस बात को लेकर के शुरू में बात करता था, तो जिससे मिलूं सब निराशा की बात करते, सब कहते थे साहब क्या अब यहाँ क्या, ठीक है थोड़ा बहुत हम इधर उधर कर देते हैं। मैंने कहा भाई छोटे से भी शुरू करना है, देखते हैं क्या होता है। वो छोटा सा काम आज कहां पहुंच गया है देखिए। इस डेयरी ने कच्छ के पशुपालकों का जीवन बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ साल पहले तक कच्छ से, और वो भी बहुत कम मात्रा में, दूध को प्रोसेसिंग के लिए गांधीनगर की डेयरी में लाया जाता था, लेकिन अब वही प्रोसेसिंग अंजार के डेयरी प्लांट में हो रही है। इससे हर दिन ट्रांसपोर्टेशन में ही किसानों के लाखों रुपए बच रहे हैं। अब सरहद डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट की क्षमता और बढ़ने जा रही है। आने वाले दिनों में यहां का डेयरी प्लांट हर दिन 2 लाख लीटर ज्यादा दूध की प्रोसेसिंग करेगा। इसका आसपास के जिलों के पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। यही नहीं, नए प्लांट में दही, बटर मिल्क, लस्सी, मक्खन, खोआ जैसे अनेक मिल्क प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन भी संभव हो पाएगा। साथियों, डेयरी सेक्टर में जिन पशुपालकों को लाभ हो रहा है उसमें से ज्यादातर छोटे किसान ही है। किसी के पास 3 पशु हैं, 4 पशु हैं, किसी के पास 5, किसी के पास 7, और ऐसा करीब करीब पूरे देश में ही है। यहां कच्छ की बन्नी भैंस, ये हमारी बन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान 0 से नीचे हो, बन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और बहुत मौज से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब करीब 15 लीटर दूध देती है और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा, बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदे इतने में बन्नी की एक भैंस मिलती है। साथियों, साल 2010 में बन्नी भैंस को राष्ट्रीय मान्यता भी मिली थी। आजादी के बाद भैंस की ये पहली ब्रीड थी
जिसे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मान्यता मिली। साथियों, बन्नी भैंस के दूध का कारोबार और उसके लिए बनी व्यवस्था यहां कच्छ में बहुत सफल रही है। देश में बाकी जगह पर भी दूध उत्पादक और दूध का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन उन्होंने खड़ी की है। इसी तरह फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं फिर एक बार कच्छ को अनेक अनेक बधाई देता हूं। अभी कुछ देर में जब मैं यहां आया हूं तो रणोत्सव के प्रति मेरा आकर्षण तो रहता ही है। कच्छ की विरासत, यहां की संस्कृति को नमन कर रहे एक और कार्यक्रम
रणोत्सव का भी हिस्सा लूंगा। फिर से एक बार थोड़ा उस पल को जीने का प्रयास करूंगा। कच्छ के विश्व प्रसिद्ध व्हाइट डेजर्ट की यादें भी अपने साथ फिर एक बार आज दिल्ली ले चला जाऊंगा। कच्छ विकास की नई ऊंचाइयां छूता रहे, मेरी हमेशा यही कामना रहेगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार। बहुत 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 धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका, आपके मार्गदर्शी और स्नेह सभर उद्बोधन के लिए। समस्त गुजरात की ओर से और खासकर कच्छ की धरती की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। फिर से एक बार तालियों के गर्जन के साथ हम सभी आभार प्रकट करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए। वे खासकर यहां पधारे और कच्छ की धरती पर ये भेंट सभी कच्छी माड़ुओं को दी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, सभी महानुभावों का। इसी के साथ आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें,